नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा के राजनीति विज्ञान विभाग से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा आचार्य आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है, प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक या पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास, प्लेटो से मार्क्स, इस पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम पाश्चात्य जो राजनीतिक विचारक हैं उनके राज्य व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था पर अपने विचार पश्चिमी जगत के विद्वानों ने जो दिए हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। परीक्षा की दृष्टि से मैंने इस प्रकार के वीडियो अपलोड किए हैं कि आपने सुने, साथ ही आप लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी में जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हों, और नोट्स के माध्यम से उसको बना सकते हैं, जिससे हम आने वाले समय में जब परीक्षाएं हों तो हम उस नोट्स में, कॉपी में जो नोट करें वो हम पढ़ सकें। इसी के साथ ही हम अब चलते हैं आज रूसो का सामाजिक सिद्धांत। रूसो ने अपने सामाजिक सिद्धांत की बात सोशल कॉन्ट्रैक्ट में की। जिस प्रकार हॉब्स का हमने सामाजिक समता पढ़ा, लॉक का हमने सामाजिक समता पढ़ा, उसी प्रकार आज हम रूसो का सामाजिक समता सिद्धांत पढ़ेंगे। तीनों थिंकर्स अलग अलग जगह के हैं, तीनों थिंकर्स की परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। इन्होंने अपने तत्कालीन समय में राज्य पर अपने विचार व्यक्त किए और राज्य को ये एक समझौते का परिणाम मानते हैं कि राज्य कैसे बना, उसके बारे में उन्होंने बात कही। रूसो ने अपने सामाजिक समता सिद्धांत को उनके पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दर्शाया है। 18वीं शताब्दी के जो महान लेखक रूसो को सामाजिक समता सिद्धांत की जो उन्होंने पुस्तक लिखी उसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रतिपादित किया गया। हाब्स और लॉक की भांति रूसो ने किसी उद्देश्यों को लेकर सामाजिक समता सिद्धांत की विवेचना नहीं की, जबकि उनके विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया। जो फ्रांस की जो क्रांति हुई उसके पीछे श्रेय महान विचारक रूसो को ही जाता है। रूसो का उद्देश्य ऐसी संस्था के निर्माण की खोज करना था जो संपूर्ण सर्वमान्य शक्ति के साथ प्रत्येक सदस्य के व्यक्तित्व और वस्तुओं की प्रतिरक्षा और सुरक्षा करेगी, और जिसमें प्रत्येक अपने आप को सबके साथ मिलते हुए एकाकी रूप से स्वेच्छा का पालन कर सके और पूर्ववत स्वतंत्र बना रहे। इस प्रकार रूसो का उद्देश्य सत्ता और स्वतंत्रता में समन्वय स्थापित करना था। जो थिंकर हैं रूसो, उनका उद्देश्य लॉक और हॉब्स की तरह राज्य बनाने का नहीं था। उनका उद्देश्य था कि व्यक्ति की स्वतंत्रताएं बनी रहे और राज्य की सत्ता भी स्थापित रहे। अब हम बात करते हैं रूसो की प्राकृतिक दशा कि प्राकृतिक दशा कैसी थी। जैसा कि हॉब्स ने अपने प्राकृतिक दशा में व्यक्ति को क्रूर अत्याचारी माना, वहीं लॉक शांत प्रिय और मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने वाला माना। अब हम बात करते हैं आज प्राकृतिक दशा में रूसो की। हॉब्स और लॉक की परंपरा की भांति रूसो भी प्राकृतिक स्थिति को मानव स्वभाव से प्रारंभ करता है।
प्राकृतिक अवस्था के संबंध में रूसो स्थिर एवं स्पष्ट नहीं था, किंतु उन्होंने केवल इसलिए प्राकृतिक स्थिति का विवेचन किया क्योंकि सभी विचारक इसी स्थिति पर लिखते रहते थे। मार्ले के शब्दों में बात करें, रूसो ने प्राकृतिक स्थिति की चर्चा की क्योंकि सारी दुनिया उनके विषय में सोच रही थी और चर्चा कर रही थी। वे आधुनिक युग की कृत्रिमता के विरोधी थे क्योंकि वर्तमान की कृत्रिम सभ्यता ने नैतिकता का स्तर पूर्णतः विलुप्त हो गया था और वे प्राकृतिक स्थिति को महत्व प्रदान करते हुए प्रकृति की ओर लोटों के दृष्टिकोण में विश्वास रखते थे। यहाँ एक बात करते हैं कि एक आप भी कभी एक स्टेटमेंट आता है कि हमें वो बचपन लौटा दो। यहाँ एक गायककार हैं, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा। वो कहता है कि मुझे वो बचपन लौटा दो, वो कागज़ की कश्ती, वो नदियों का पानी। इस को ध्यान में रखते हुए रूसो ने कहा कि मुझे वही प्रकृति, वही बचपन, वही खुशियाँ मुझे लौटा दो। मुझे उसी प्राकृतिक अवस्था में भेज दो जहाँ मुझे खुशी मिलती है। प्राकृतिक स्थिति में व्यक्ति सरल एवं सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। स्वतंत्र, संतुष्ट, आत्मसंतुष्ट, स्वस्थ, निर्भय था। उसे न तो साथियों की आवश्यकता थी और न ही वह समाज के व्यक्तियों को दुख देना चाहता था। वह सहानुभूति की भावना रखता द्वारा दूसरों से संबंध था। वह न तो सही जानता था न गलत। यह शुद्ध एवं पूर्ण स्वतंत्रता का निर्दोष जीवन था। रूसो अपनी प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को बहुत ही अच्छा मानता है। वह कहता है कि प्रकृति से जब उसका जुड़ाव होता है तो व्यक्ति संतुष्ट होता है, स्वस्थ रहता है। जैसे जैसे व्यक्ति ने आविष्कार किए, अपनी सुविधाएं बढ़ाई, वो सुविधाएं और आविष्कार उसी के लिए नुकसानदायक सिद्ध होने लगे। तो रूसो अपनी प्राकृतिक अवस्था में उन्हें चाहता है कि वही शांतिपूर्ण प्राकृतिक अवस्था हो। मनुष्य की आवश्यकताएं अत्यंत सीमित थी और संतुष्टि के लिए वह आत्मसंतुष्ट स्वतंत्र जीवन व्यतीत करता था। प्रकृति के साधनों की प्रचुरता थी, अतः व्यक्तिगत संपत्ति का जन्म नहीं हुआ। रूसो के शब्दों में प्रारंभिक मनुष्य में तब तक मेरे और तेरे की रत्ती भर भावना नहीं थी। न्याय का उसे ज्ञान नहीं था, न गुण न अवगुण, जब तक कि हम इन शब्दों को उसके निजी संरक्षण में वृद्धि करने वाले गुणों के रूप में प्रयोग करें। मनुष्य साधु पुरुष की स्थिति में था। वह पाप पुण्य, सुंदर कुरूप, सत्य और असत्य से पूरी तरह अपरिचित था। रूसो के अनुसार स्वभावतः मनुष्य बहुत कम सोचता था और जो प्राणी बहुत सोचता है वह भ्रष्ट प्राणी हो जाता है। यहाँ एक बात देखें कि व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में संतुष्ट था। उसे किसी भी प्रकार का अरेंजमेंट करने की आवश्यकता नहीं थी। वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जंगलों से कर लेता था और व्यक्ति बहुत कम सोचता था कि मुझे क्या करना है। जैसे जैसे व्यक्ति का विकास हुआ, व्यक्ति अपने बारे में, परिवार के बारे में सोचने लगा और जैसे ही वो परिवार और अपने बारे में, समाज के बारे में सोचने लगा, वो भ्रष्ट होने लग गया। क्योंकि उसकी भ्रष्टता का कारण उसकी आवश्यकताएं, परिवार की आवश्यकताएं होने लगी थी। किंतु प्राकृतिक स्थिति की यह शून्य दशा अधिक दिनों तक नहीं चली, जिसका कारण जनसंख्या में वृद्धि था, जिसने सीमित प्रकृति के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार को जन्म देकर व्यक्तिगत संपत्ति को जन्म दिया।
और स्वार्थ के कारण मेरे तेरे का प्रश्न खड़ा हुआ। रूसो के शब्दों में, वह प्रथम मनुष्य ही नागरिक समाज का वास्तविक संरक्षक था जिसने भूमि के एक टुकड़े को घेर लेने के बाद कहा, यह मेरा है। और उसी समय समाज का निर्माण हुआ था, जबकि अन्य व्यक्तियों ने उसकी देखा देखी स्थानों को और वस्तुओं को अपना समझना प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार जनसंख्या की वृद्धि ने प्राकृतिक संपदा को सीमित कर दिया, अपर्याप्त एवं मूल्यवान बनाकर व्यक्तिगत संपत्ति को जन्म दिया। व्यक्तिगत संपत्ति ने मनुष्य के मध्य असमानता, अशांति और अपने पराये की भावना को उत्पन्न ही नहीं किया, उग्र कर दिया। मनुष्य का जीवन तनावग्रस्त और अशांत हो गया। धनी और निर्धन की असमान स्थिति ने संघर्ष और युद्ध को जन्म दिया तथा उसने मनुष्य को एक हिंसक पशु के रूप में परिवर्तित कर दिया। मनुष्य की स्वतंत्रता में बदल गई। इसको लक्ष्य करके रूसो कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ, लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। रूसो का स्टेटमेंट ठीक है। व्यक्ति जब जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद वह विभिन्न परिस्थितियों में जकड़ जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको खुद को पता नहीं होता है कौन होता है। जब जन्म लेता है, जब उसके बाद उसको पता लगता है कि ये मेरे पिता है, ये मेरी माता है, ये मेरी बुआ है, ये मेरे चाचा है, ये मेरे दादा है, तो वो बाद में पारिवारिक रिश्तों में बन जाता है। जबकि जब पैदा हुआ था, जब उस दिन पैदा हुआ था, रूसो ये कहता है कि जब व्यक्ति पैदा होता है तो स्वतंत्रता है, परंतु जन्म के साथ ही उसके साथ उसकी स्वतंत्रता समाप्त होने लगती है। इस प्रकार रूसो का साधु पुरुष कपटी व स्वार्थी बन गया। प्राकृतिक स्थिति का सौंदर्य नष्ट हो गया और हाव जैसी प्राकृतिक स्थिति का प्रादुर्भाव होने लगा। इन्हें कहते हैं कि कृषि और खनिज का व्यवसाय खोजा गया और इन व्यवसायों के संचालन के लिए मनुष्य को अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता होने लगी। संयोग की भावना ने मानव योग्यता की विभिन्नता को प्रकाश में लाकर रख दिया, जिसने धनी व निर्धन वर्गों का विकास हुआ। इस प्रकार जन्मे दुर्गुणों ने प्रकृति को भ्रष्ट बना दिया, क्योंकि अपेक्षाकृत बलवान आदमी अधिक मात्रा में काम करता था, किंतु पुरस्कार और को अधिकांश भाग मिलता था। इस प्रकार धनी और निर्धन का भेद प्रारंभ हुआ, जो असमानता के स्रोत का जनक है। रूसो प्राकृतिक स्थिति को श्रेष्ठतम स्थिति के रूप में स्वीकार करता है, क्योंकि प्राकृतिक स्थिति में मनुष्य का जीवन सरल और सुखद था। विज्ञान के विकास ने भौतिक उन्नति का स्वार्थ एवं प्रतिस्पर्धा, संचय एवं घृणा को जन्म देकर प्राकृतिक स्थिति के साम्य स्वरूप को नष्ट कर दिया। अतः रूसो अपनी पूर्व स्थिति प्राकृतिक अवस्था को ही श्रेष्ठतम मानकर उसकी उपलब्धि के लिए समझौते की आवश्यकता को जन्म दिया। एक विचारक के अनुसार एक विचार सदैव रूसो के मानस में मंथन करता रहा कि प्राकृतिक अवस्था किसी भी नई सामाजिक व्यवस्था से श्रेष्ठ है। अतः नई व्यवस्था के गण व अवगुण मापदंड भी रूपों रूसो अपने प्राकृतिक स्थिति को ही मानता था। इस भ्रष्ट एवं विषम प्राकृतिक स्थिति से सुरक्षा के लिए व्यक्तियों ने परस्पर समता करके राज्य का निर्माण किया। रूसो समस्त व्यक्तिगत शक्तियों को एक सामान्य इच्छा को साधता है और वह सामान्य इच्छा सर्वोच्च सत्ता संपन्न है। रूसो के समझ में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व और सारी शक्ति को सर्वमान्य रूप में सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देश को सौंप देते हैं और अपनी संयुक्त दिशा में प्रत्येक सदस्यों को संपूर्ण समाज में अविभाजित अंश के रूप में स्वीकार करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों को सामान्य इच्छा को सौंपता है। वह यह सामान्य इच्छा
भी सभी व्यक्तियों द्वारा ही बनती है। अतः अपने त्याग किए हुए अधिकारों को प्रत्येक व्यक्ति सामान्य इच्छा के सदस्यों के रूप में वापस ले लेता है। रूसो के शब्दों में मेरी सामान्य इच्छा के अनुबंध में सभी लोग अपना सर्वस्व राज्य को सौंप देते हैं। राज्य का हित सभी नागरिकों का श्रेष्ठतम हित है। व्यक्तियों को यथार्थ इच्छा मिलकर सामान्य इच्छा का रूप लेती है, क्योंकि सामान्य इच्छा ही श्रेष्ठतम इच्छा है। अतः मुझे उस इच्छा का पालन करना आवश्यक करना चाहिए। अब सामान्य इच्छा के द्वारा सरकार का जन्म होगा। जो रूसो है उसका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक है उसमें वह सामान्य इच्छा को बताता है, और सामान्य इच्छा व्यक्ति की यथार्थ इच्छा और परमार्थ इच्छा दोनों को मिलकर के बनती है। जिसे रूसो ने कार्यपालिका तक सीमित रखा। रूसो के समझौते में प्रत्येक व्यक्ति के दो रूप हैं। सर्वप्रथम वह राज्य का एक नागरिक है और दूसरी ओर वह प्रभुसत्ता का अभिन्न अंग है। इस प्राकृतिक व्यवस्था के पश्चात समझौते द्वारा जिस सामान्य इच्छा का जन्म होता है, व्यक्ति उसे संपूर्ण देकर भी कुछ नहीं देता, क्योंकि एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से सामान्य इच्छा के अंग के रूप में उसे प्राप्त कर लेता है। रूसो के शब्दों में मनुष्य जो खोता है वह उसकी प्राकृतिक स्वतंत्रता और सब कुछ प्राप्त करने के अधिकार का है, और बदले में उसको सामाजिक स्वतंत्रता तथा जो कुछ उसका है उसे रखने का अधिकार मिल जाता है। सामाजिक स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए उसे प्राकृतिक स्वतंत्रता का बलिदान करना पड़ता है। रूसो के शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्ण शक्ति को सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अधीन समर्पित कर देता है, तथा एक समूह के रूप में हम में से प्रत्येक व्यक्ति समूह के अविभाज्य अंग के रूप में अपने व्यक्तित्व तथा अपनी पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लेता है। दूसरे शब्दों में बात करें हम कि अनुबंध द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के अपने पूर्ण व्यक्तित्व या शक्तियों को एक ही राशि या ढेर से मिला दिया जाता है और स्वयं उस राशि या ढेर का एक अविभाज्य अंग बन जाता है। इस प्रकार के पारस्परिक संयोग से उत्पन्न समूह का नाम ही राजनीतिक समाज है। अब आप बात करते हैं रूसो के सामाजिक समता सिद्धांत की आलोचना। पहली बात करते हैं, रूसो ने सिद्धांत को कार्यपालिका तक ही सीमित रखा, जबकि सरकार में विधानमंडल और न्यायपालिका भी शामिल है। रूसो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन करता है, जो आज के विस्तृत राज्यों में संभव नहीं है। रूसो का इतना अच्छा आदमी जनसंख्या की वृद्धि के कारण खराब हो गया, लेकिन जनसंख्या एकदम कैसे बढ़ गई, इस पर सभी को आश्चर्य होता है। इतिहास में रूसो के दृष्टिकोण को कहीं भी समर्थन नहीं मिलता है। अब बात करते हैं रूसो के सामाजिक सिद्धांत जो दिया है उसकी उपयोगिता या महत्व की बात करें। रूसो के राजनीतिक दर्शन की सबसे बड़ी देन प्रजातंत्र की विचारधारा है, क्योंकि सामान्य इच्छा प्रत्येक व्यक्ति के सामूहिक संगठन द्वारा निर्मित एवं सर्वशक्ति संपन्न होने के कारण जनतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करती है। यहाँ मैकाइवर कहते हैं कि उसके दर्शन का महत्व यही है कि शक्ति देते हुए जनता पर ही रह जाती है। इसी तथ्य को स्वीकार करते हुए कौल ने लिखा है, यह सिद्धांत
रूसों के हाथ में जनतांत्रिक हो जाता है और यह परिणाम निकलता है कि नाम एवं व्यवहार दोनों में जनता शासन करेगी। रूसो सर्वप्रथम विचारक था जिसने प्रजातंत्र को विश्व राजनीति का जीवित अंग बना दिया। रूसो प्रशासन के विरुद्ध विद्रोह की भाषा भी जनता को प्रदान कर देता है, जिससे प्रशासक सर्वसत्ता का दुरुपयोग न कर सके और नागरिकों की स्वतंत्रता पर कुठाराघात किया जाना संभव न हो। रूसो ने सहमति के सिद्धांत को जनप्रिय बनाया और प्रशासन का आधार जनता की इच्छा एवं सहमति को स्वीकार किया, जिससे नागरिकों के अधिकार पूरी तरह सुरक्षित रखे जा सके। रूसो के राजनीतिक विचारों ने विश्व के राजनीतिक पथ का निर्माण किया और व्यवहार में जितना प्रभाव रूसो का दुनिया की शासन व्यवस्था पर पड़ा, उतना उसके समकालीन किसी अन्य विचार का नहीं पड़ा। यहाँ डनिंग कहते हैं कि रूसो के विचार चाहे कितने ही द्रोह क्यों न हो, उसके विचार व्यवहार में ब्रिटिश राज्य के समस्त प्रदेशों में देखा जा सकते हैं और अपनी मृत्यु के पश्चात ये युगों को अपने अत्यधिक प्रभावित किया। फ्रांस की राज्य क्रांति के अग्रदूत के रूप में रूसो सदैव प्रतिष्ठित की दृष्टि से देखे गए, क्योंकि रूसो के क्रांतिकारी विचारों ने ही फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया। संभव यह हुआ कि वहाँ जो फ्रांस में क्रांति हुई उसका जो अग्रदूत है या मेन विचारक है वो रूसो को ही माना। रूसो के विश्व राजनीति का प्रभाव के विषय में कोहन ने कहा है कि 2 शताब्दियों तक यूरोपीय विचारधारा पर रूसो का जितना प्रभाव पड़ा उतना अन्य किसी व्यक्ति का नहीं। विश्व के प्राय सभी देशों में प्रचलित जनतांत्रिक प्रणाली को अपने जन्म के लिए रूसो के सिद्धांतों के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेगी और समस्त मानवता अपने अधिकारों एवं स्वतंत्रता के लिए रूसो की आभारी है। रूसो जो है उसने अपने सामाजिक समत्व सिद्धांत में इस बात को प्रतिष्ठित किया कि व्यक्ति की 2 प्रकार की इच्छाएं होती हैं, एक यथार्थ इच्छा और एक परमार्थ इच्छा, और दोनों के मेल से ही राज्य का निर्माण होता है। रूसो अपने सामाजिक समता सिद्धांत में व्यक्ति के स्वभाव और जनसंख्या को महत्व देता है और वो कहता है कि इस प्रकृति के विनाश ने ही हमें एक दूसरे से काटा है। आज की क्लास में इतना ही। अगली कक्षा में आपसे पुनः मुलाकात होगी। सभी का धन्यवाद। हम इसी प्रकार जब तक कोरोना है हम ऑनलाइन माध्यम से क्लासेस लेते रहते हैं, अध्ययन करते रहें, सुरक्षित रहें। सभी का धन्यवाद। थैंक्स ऑफ ऑल। धन्यवाद।